Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to learn one more piece of knowledge in the journey of demand for money. और ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं that is the Keynesian's approach towards the demand for money. यानी जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं J.M. कीन्स, दैट इज़ जॉन मेनार्ड कीन्स, इसका क्या सोच था टुवर्ड्स द डिमांड फॉर मनी, वो आज हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इजी वे. एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो. नाउ ये क्वेश्चन जो है वो डिमांड फॉर मनी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसमें J.M. कीन्स ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाया कि वाई पीपल डिमांड फॉर मनी, वाई पीपल डिज़ायर टू होल्ड मनी, क्यों चाहते हैं. क्योंकि इराविंग फिशर का हमने देखा था अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच हमने देखा. अब इस क्लासिकल अप्रोच में भी हमने देखा कि पीपल डिमांड फॉर मनी बिकॉज दे वांटेड टू यूज़ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड आल्सो मनी इज़ आल्सो यूज्ड एज अ स्टोर वैल्यू, उसका स्टोर वैल्यू भी था. नाउ इन ऑन द सेम प्रिंसिपल हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट J.M. कीन्स ने भी हमें एक नया सोच दिया, एक नया अप्रोच दिया कि दैट इज़ वाई पीपल डिमांड मनी. उसको हम कहते हैं केंसियंस अप्रोच, यानी J.M. कीन्स का अप्रोच है जिसे हम कहते हैं केंसियंस अप्रोच. और इसी अप्रोच को एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे, हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी को करेंगे, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा. लेकिन आज हम देखेंगे कि केंसियंस अप्रोच ने कैसे दिखाया कि वाई पीपल डिमांड मनी, क्यों पीपल डिज़ायर करते हैं टू होल्ड कैश इन देयर हैंड. Now, according to J.M. Keynes, he also considered कि money is used as a medium of exchange for making the payment for various goods and services. हम मनी को बहुत से ट्रांजैक्शन में सेटिस्फाई करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देन अगेन ही सेड कि मनी सर्व्स एज स्टोर वैल्यू, यानी हम मनी को स्टोर करके भी रखते हैं, और उसको उसने और क्लियर किया है विथ दिस थियरी. तो लेट्स सी कि किस तरह से केंसियंस थियरी ने इस थियरी को बहुत ईजिली हमें एक्सप्लेन किया है, और वो सच में हम देखते हैं कि इस तरह के डिमांड फॉर मनी के मोटिव्स को हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं फ्रेंड्स. यस, तो हमें केंसियंस ने दिखाया कि ये जो आपका डिमांड फॉर मनी अप्रोच है, जिसको उन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी भी कहा. क्यों? बिकॉज पीपल ऑलवेज डिमांड मोर एंड मोर कैश इन देयर हैंड टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स. वो बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की पेमेंट करना चाहते हैं. इसके लिए उसने क्या कहा? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी. नाउ केंसियंस ने इस थियरी को, यानी केंसियंस अप्रोच को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया. नंबर 1 कि पीपल डिज़ायर टू होल्ड मनी फॉर एक्टिव कैश बैलेंस, यानी जो एक्टिवली इकोनॉमी में यूटिलाइज हो रही, एंड ऑन द अदर साइड इट इज़ यूज्ड फॉर आइडल कैश बैलेंस. पता है, जब हम कहते हैं ना एक्टिव कैश बैलेंस, यानी यहाँ पे मनी का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, यानी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी मनी फास्ट यूज़ होगी फॉर सेटलिंग द वेरियस ट्रांजैक्शन. बहुत सी ट्रांजैक्शन में मनी हम यूज़ करते जाएंगे, जो हमारा स्टॉक ऑफ मनी पड़ा है उसमें से हम फ्लो करते जाएंगे मनी, एंड वी विल ट्राई टू एंजॉय सो मेनी ट्रांजैक्शंस. लेकिन यहाँ पे आइडल कैश बैलेंस, यहाँ पे हम लोग मनी का सेकंड जो फंक्शन है वो हम देखेंगे कि मनी हैज़ स्टोर वैल्यू, यानी मनी जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस. तो वो हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि कभी ना कभी ऐसे कुछ हो सकता है कि अनफोर्सीन कॉन्टेंजेंसीज आ गई, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ फ्यूचर में, तो हम आइडल कैश बैलेंस भी साइड में करके रखते हैं, यानी मनी हैज़ स्टोर वैल्यू. ओके फ्रेंड्स, अब हम जब कहते हैं कि एक्टिव कैश बैलेंस, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी का फर्स्ट एस्पेक्ट है, ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, जिसमें J.M. कीन्स ने हमें समझाया कि वाई वी रिक्वायर एक्टिव कैश बैलेंस. वो 2 मोटिव्स के लिए. नंबर 1 ट्रांजैक्शन मोटिव, जो हमें इराविंग फिशर ने भी समझाया था, क्योंकि जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं
उनकी अकॉर्डिंगली कि पीपल ऑलवेज डिज़ायर टू होल्ड मनी टू एंजॉय और टू सेटिस्फाई सो मेनी ट्रांजेक्शन्स ऑफ देयर लाइफ। जैसे डेविड ह्यूम ने कहा, J.S. मिल ने कहा, इरविंग फिशर ने कहा, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ट्रांजैक्शन मोटिव को ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इम्पॉर्टेंस दे रहे थे, क्योंकि उनकी अकॉर्डिंगली उन्होंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दिया, नॉट ऑन सेविंग। लेकिन जितने भी ड्रॉबैक्स क्लासिकल थियोरी में थे वो ड्रॉबैक्स J.M. कीन्स ने एफर्ट्स डाले कि वो सब ड्रॉबैक्स दूर हो जाए और एक बहुत ही यूज़फुल और बेस्ट थियोरी जो है वो डेवलप करके हमें केन्सियंस ने दी है। तो उसने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एक्टिव कैश बैलेंस और दूसरा आइडल कैश बैलेंस। जब हम कहते हैं एक्टिव कैश बैलेंस, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। नाउ ट्रांजैक्शनरी मोटिव यानी ट्रांजैक्शन, यानी वी विल ट्राई टू सेटिस्फाई सो मेनी ट्रांजेक्शन्स ऑफ अवर लाइफ। लेकिन J.M. कीन्स ने और यहाँ पे ब्रॉडली उसको क्लासीफाई किया कि जब हम कहते हैं ना ट्रांजैक्शनरी मोटिव, तो फिर से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो है इनकम मोटिव और दूसरा है बिजनेस मोटिव। जब हम कहते हैं इनकम मोटिव यानी पीपल ऑलवेज डिज़ायर, यानी कॉमन हाउस होल्ड, हम लोग we always desire to hold the money to fill the gap between income and expenditure। क्योंकि जब तक हमें इनकम मिले और तब तक हमें सो मेनी एक्सपेंडिचर्स हमें सेटिस्फाई करने हैं फ्रेंड्स। जैसे हमें ग्रोसरी वाले को पेमेंट करना है, मेंटेनेंस भरना है, या रेंट पे करना है, या मिल्क मैन को पेमेंट करना है, वेजिटेबल्स लाने हैं, फ्रूट्स लाने हैं, न्यूज़पेपर वाले को पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, प्रीमियम पे करना है। अब इतनी सारी ट्रांजैक्शन, कभी कभी बच्चे हैं उनके स्कूल्स की फ़ी पे करनी है, स्टेशनरी उनके लिए चाहिए, या हमें मोबाइल है उनको रिचार्ज करना है। तो ये हमारे लाइफ की सो मेनी ट्रांजैक्शंस हैं जो हम अपनी इनकम में से सेटिस्फाई करते हैं। अब इनकम जब हमें मिलती है वो या तो मिलती है मंथली, क्योंकि यूजुअली वो हमें मिलती है मंथली, या हमें मिलेगी वीकली। तो अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट ऑफ द इनकम वी हैव टू इंकर सो मेनी एक्सपेंडिचर। तो हम कहते हैं पहला रहता है इनकम मोटिव। इनकम मोटिव मीन्स पीपल कहो या हाउस होल्ड कहो, दे डिमांड फॉर कैश टू मीट देयर डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे रिक्वायर दिस इनकम, वो इनकम चाहिए और उस इनकम में से हम अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो गैप रहता है ना, दैट वी विल ट्राई टू सेटिस्फाई, वो हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और ये जो है यानी इनकम मोटिव जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ इनकम क्या है। जब इनकम ज़्यादा होती है तो ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा होगी, बट नेचुरल इनकम ज़्यादा, आवर एक्सपेंडिचर ज़्यादा, हम वी विल डिमांड सो मेनी गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम वैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं। तो पहला वो डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ इनकम पे। दूसरा है टाइम इंटरवल क्या है। अगर वो वीकली मिलता है, जल्दी मिल रहा है, तो बट नेचुरल कंजम्पशन आपका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमें क्विकली हमें मिलेगा तो खर्चा भी हम क्विकली कर लेते हैं। तो गैप पे भी डिपेंड करता है। मंथली मिल रहा है तो वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि फिर एक महीने के बाद हमें इनकम मिलेगा, तो टिल दैन बीच के जो हमारे 29 to 30 डेज आएंगे उनमें कैसे अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना है, स्पिल्ड करना है, वो हम बहुत केयरफुली करते हैं। देन होता है प्राइस लेवल। अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है तो खर्चा ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है। और फिर देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारा खर्चा भी ज़्यादा रहता है। यानी ये सब चीज़ें हैं, यानी इनकम मोटिव जो है ऐसे बहुत से फैक्टर से अफेक्टेड रहती है। मेन है हमारी इनकम क्या है, इनकम ज़्यादा आपका खर्चा ज़्यादा, इनकम कम तो आपका एक्सपेंडिचर भी कम, और उसके साथ साथ आपका प्राइस लेवल, क्योंकि प्राइस लेवल से आपका परचेजिंग पावर डिसाइड हो जाता है। प्राइस लेवल अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है,
बहुत सा ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में हमारा खर्चा हो जाता है, लेकिन हमारा परचेजिंग कैपेसिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। यानी रियल जो हम इंजॉय करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो रिड्यूस होते हैं, लेकिन हमारा खर्चा तो ज़्यादा हुआ। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी मायने रखता है कि अगर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो हमारा खर्चा ज़्यादा। तो ये रहता है हमारा इनकम मोटिव। जो कॉमन पब्लिक जो है वो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हमेशा इनकम मोटिव जो रहता है वो उनका मेन पार्ट रहता है कि इनकम आया, इनकम में से ट्रांजैक्शंस हमने बहुत सारी सेटिस्फाई की कि फूड ग्रेन वाले को हमने जो है ग्रोसरी वाले को पैसा हमने दे दिया, उसका बिल क्लियर हो गया सपोज़, या हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पे कर दिया, रेंट है वो हमने पे कर दिया, या बच्चों की ट्यूशन फ़ीस है वो हमने पे कर दिया, या कहीं और हमको पेमेंट करना है, किसी का आपने सपोज़ लोन लिया है तो हमें ईएमआई भरना है वो भी हमने पे कर दिया। तो ये हमारी रेगुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये हमारे इनकम मोटिव का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है। ओके फ्रेंड्स, देखो कितना आसान है, इजी है, और बहुत इजीली उन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से जेएम कीन्स ने एक्सप्लेन किया। और वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि ये क्वेश्चन जो है वो जो हम एसवाई बीकॉम के इसमें से थियोरी में से कर रहे हैं वो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी विच इज़ डेवलप्ड बाय जेएम कीन्स। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब इनकम के साथ साथ बिजनेस मोटिव की भी हम बात करें, क्योंकि ये भी ट्रांजैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब यहाँ पे देखते हैं जो बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन को भी ज़्यादा से ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है टू सेटिस्फाई सो मेनी ट्रांजैक्शन, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है और रियलाइजेशन जब तक उनको मिले, प्रोडक्शन हो रही है लेकिन जब तक उनको वहाँ से मनी रियलाइज्ड हो टिल देन काफ़ी गैप रहता है, तो उसके बीच में भी सो मेनी ट्रांजैक्शंस उनको करनी पड़ती है, क्योंकि रॉ मटेरियल का पैसा देना है, फ्यूल और पावर के लिए पैसा देना है, या सपोज़ वेजेस पे करनी है, ट्रांसपोर्ट वाले को खर्चा देना है। सो मैनी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो फैक्ट्रीज़ में हमेशा होती रहती हैं, या सपोज़ कभी ब्रेकडाउन हुआ तो हमने मैकेनिक को बुलवाया, कोई पार्ट रिप्लेस करवाया, तो ये छोटे छोटे खर्चे रहते हैं, यानी वो हमारे वर्किंग कैपिटल का एक हिस्सा है, वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो बिजनेसमैन को भी ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रेगुलरली करनी पड़ती है, लेकिन जब तक गुड्स बने और मार्केट में बिके और आपके पास रियलाइजेशन का अमाउंट हो, यानी आपका आउटपुट यानी सेल रिसिप्ट आपको मिले, टिल देन आपको खर्चा तो करना है। तो ये सब क्या है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव। तो बिजनेसमैन को भी इस तरह की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है जो कीन्स ने डेवलप करके बताया। सो दैट इज बिजनेस मोटिव। क्या है बिजनेस मोटिव हम जब कहते हैं, तो बिजनेस फर्म्स होल्ड कैश बैलेंस टू मीट देयर डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू देयर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल, उनको प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी तो उनको बहुत सारा कैश बैलेंस चाहिए जो उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। कि रॉ मटेरियल परचेज़ किया, प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल परचेज़ किया, लेबर को हमने वेजेस किया, अगर कैरेज इनवर्ड में सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पे किया, ऑक्ट्रॉय के लिए हमने पे किया, तो ये ट्रांजैक्शन उन्होंने कैश में पे किया, तो उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और सेम बिजनेस मोटिव जो रहता है ये भी डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ इनकम, उनकी इनकम कितनी है, क्योंकि अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा तो बट नेचुरल उनके पास कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, क्योंकि रॉ मटेरियल भी ज़्यादा आएगा, लेबर को वेजेस भी ज़्यादा होगा, पावर और फ्यूल ज़्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा जाएगा, तो सब ट्रांजैक्शन का खर्चे के लिए उनको कैश का अमाउंट भी दो फ्रेंड्स ज़्यादा चाहिए, तो उनको ज़्यादा चाहिए, यानी वो उनके लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, प्लस उनका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, उतना प्रोडक्शन ज़्यादा, तो ओवरऑल कैश की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा। या टर्न ओवर ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस में कितना सेल कर पा रहे हो,
कितना मार्केट में आपकी गुड्स की डिमांड है, तो बट नेचुरल आपको प्रोड्यूस भी उतना करना पड़ेगा, उसके लिए उतना रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा, उतने लेबर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, उतना पावर और फ्यूल की चार्जेस आपको पे करनी पड़ेगी, उतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, उतने फिर आपके रेंटल चार्जेस रहेंगे, उतना मशीनरी का आपका खर्चा रहेगा, यानी ओवरऑल एक्सपेंडिचर विल गो ऑन increasing. Then the time gap between two incomes, यानी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस और रियलाइजेशन जो आपको अमाउंट मिल रहा है, इनके बीच में, यानी आपने प्रोड्यूस तो किया, यानी प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में कितना गैप है, वो भी आपका डिसाइड करता है। क्योंकि अगर वो गैप थोड़ा रहता है, यानी जल्दी जल्दी पैसा मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी आपका खर्चा भी होगा। अगर वो वाइडर हो जाता है तो फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खर्चा उसको मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये ट्रांजैक्शन मोटिव है। इस ट्रांजैक्शन मोटिव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया फ्रेंड्स। एक इनकम मोटिव, यानी एज अ कॉमन पब्लिक, एज अ कॉमन पीपल, एज अ हाउस होल्ड, वी रिक्वायर कैश बैलेंस टू सेटिस्फाई डे टू डे ट्रांजेक्शन्स ऑफ अवर लाइफ। हमें अपनी रेगुलर लाइफ को मेंटेन करना है तो उसके लिए बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। या अगर हम बिजनेस मोटिव देखते हैं तो बिजनेस मोटिव में बिजनेसमैन को डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए जितनी रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए वो अपने पास हमेशा जो कैश है वो होल्ड करके रखता है। यानी ओवरऑल कॉमन मैन हो या बिजनेसमैन हो, दोनों को लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डिज़ायर रहती है to satisfy transaction motive. Okay friends, now जब हम कहते हैं transaction motive, तो transaction motive के लिए LT जब हम symbolically कहते हैं LT यानी liquidity for transaction, ये किस पे डिपेंड करती है? लेवल ऑफ इनकम। मेन है लेवल ऑफ इनकम, चाहे वो इनकम मोटिव हो या चाहे वो बिजनेस मोटिव हो। इनका मेन जो हमारा डिपेंडेंस रहता है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वो है इनकम पे। इनकम ज़्यादा तो बट नेचुरल खर्चा ज़्यादा, इनकम ज़्यादा तो बिजनेसमैन का प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा, यानी इनकम पे हम ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। उसकी वजह से आपकी लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन। कैसे लिखा है फ्रेंड्स? LT, इट इज़ द फंक्शन ऑफ Y यानी इनकम। यानी आपका जो लिक्विडिटी हमें चाहिए ट्रांजैक्शन मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए, इट इज़ प्योरली डिपेंड अपॉन इनकम। वो इनकम पे डिपेंड करता है, जिसको मैंने सिम्बॉलिकली कैसे लिखा? LT इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमने देखा पूरा ट्रांजैक्शन मोटिव। अब हम देखते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। अब ये प्रिकॉशनरी मोटिव, ये सेकंड मोटिव है जो J.M. कीन्स ने हमें बताया कि पीपल ऑलवेज डिज़ायर टू होल्ड मनी टू सेटिस्फाई देयर प्रिकॉशनरी वांट्स। वो कुछ प्रिकॉशनरी वांट्स को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं। प्रिकॉशनरी यानी सपोज कोई अनफोर्सीन कॉन्टेंजेंसीज हुआ, से फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ, तो ड्यूरिंग दैट एक्सीडेंट हाउ वी विल मैनेज अवर डे टू डे ट्रांजैक्शन। दवाइयों का खर्चा है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, और उस बीच में अगर कमाने वाले हैं तो हमारा घर कैसे चलेगा, उसको भी मैनेज करना है। तो थोड़ा पैसा हम बचा के साइड रखते हैं। अच्छा, कभी कभी सपोज़ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, जैसे आपने देखा कि जब पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, तो इकोनॉमी में पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हुआ। बहुत से वर्कर्स जो हैं वो अपने जॉब से निकाले गए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन स्टॉप हो गई। तो बहुत से वर्कर्स आपने देखा उनको जॉब जो था वो उनको नहीं था, जॉबलेस हो गए। या बहुत से जो रेगुलर काम करने वाले थे उनकी सैलरीज कट कर दी उन्होंने, यानी रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में हम कैसे बैलेंस करेंगे, यानी हमारे ऊपर जो फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट हैं हम कैसे मैनेज करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है। या कभी कभी सिकनेस आ गई, समझो कभी हम बीमार पड़ गए और हम मैनेज नहीं कर पाते, जैसे रेगुलरली या डेली लेबर्स होते हैं, काम मिला तो पैसा मिला, काम नहीं है तो पैसा नहीं है। अब वो बीमार पड़ गए तो उनको तो पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज करेंगे।
तो ये भी प्रॉब्लम था। अच्छा, ये हम कॉमन मैन के हैं, लेकिन जैसे बिजनेसमैन है उनके सामने भी ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बिजनेसमैन भी सोचता है कि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे भी तो थोड़ा प्रिकॉशनरी अमाउंट साइड करके रखना है टू ओवरकम दीज फ्यूचर प्रॉब्लम, कि अगर कुछ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आया, चलते चलते मशीनरी में ब्रेक डाउन हुआ, एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया कि मुझे मशीनरी ही रिप्लेस करनी पड़ रही है, तो क्या करें, बड़ा सा खर्चा सामने है, अब उसको मैनेज करना है, तो थोड़ा साइड में मैंने कुछ जनरल रिजर्व साइड करके रखा। मेरे पास कुछ रिजर्व्स पड़े थे, यानी प्रिकॉशनरी अमाउंट था वो पड़ा था। तो ऐसा होता है, यानी कुछ ऐसा अनफोर्सीन कॉन्टेंजेंसीज के लिए कि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उन्हें हमें रिड्यूस करना है, फेस करना है, यानी ये हमारे रिस्क और अनसर्टनिटी से रिलेटेड होते हैं कभी कभी, जो हम उनसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर सपोज़ फ्यूचर में ऐसे हुआ, जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, तो फिर हमारी पूरी फैमिली को कौन चलाएगा, या बिजनेसमैन चलेगा, मैं कैसे प्रोडक्शन कंटिन्यू करूँगा, तो वो भी तो सोचेगा ना। दोनों के लिए प्रॉब्लम है, कॉमन मैन हो चाहे प्रोड्यूसर हो, बिजनेसमैन हो या हाउस होल्ड हो, दोनों के लिए अनफोर्सीन कॉन्टेंजेंसीज होती हैं, कुछ अनसर्टनिटीज़ होती हैं। तो अगर वो कुछ अनसर्टनिटीज़ हुई तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मोटिव हमेशा वर्कआउट होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब इनकम हमारी आती है तो उसका हम 5% 10% थोड़ा साइड कर देते हैं। कहाँ साइड कर देते हैं, थोड़ा सेविंग में डाल देते हैं। सेविंग यानी किसके लिए, फ्यूचर के लिए, कि अगर फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ी, तो अगर हम रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद सपोज़ किसी ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, तो एटलीस्ट हमारे पास थोड़ा तो फंड होना चाहिए कि वी विल सर्वाइव इन द फ्यूचर, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आवर चिल्ड्रेन। तो ये भी एक सोच होती है। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या करते हैं, साइड करके रखते हैं। और ये भी डिपेंड करता है किस पे, ऑन आवर इनकम, वो भी हमारे इनकम पे डिपेंड करता है। आपकी इनकम ज़्यादा तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए सेविंग ज़्यादा, हम सेव करके साइड कर देते हैं। हमेशा ये होता है कि हमारे वॉलेट में एक छोटा सा जो रहता है साइड में, हम लोग एक दो हमेशा थोड़े पैसे, बड़ा नोट जैसे 2000 का हुआ या 500 के नोट्स हो गए, हमने साइड करके रख दिया। क्यों, हम सोचते हैं इमरजेंसी में काम आएगा। तो वो इमरजेंसी यानी प्रिकॉशनरी, कि कभी सपोज़ अगर ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी में हमारे पैसे ख़त्म हो गए, कभी किसी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ी, कभी फैमिली को ज़रूरत पड़ी, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव। तो वो प्रिकॉशनरी मोटिव में हम क्या करते हैं, साइड करके रखते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है ऑन योर इनकम। अगर मेरी इनकम ज़्यादा तो प्रिकॉशनरी के लिए अमाउंट सेविंग ज़्यादा, अगर इनकम कम तो प्रिकॉशनरी के लिए सेविंग भी कम। ना जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जो हमने लिक्विड कैश प्रिकॉशनरी के लिए साइड करके रखा, यानी LP लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी, अब जो भी कैश मैंने प्रिकॉशनरी के लिए साइड करके रखा है वो भी डिपेंड किसके ऊपर करता है, इनकम के ऊपर। यानी LP इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ Y, वो भी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंबॉलिकली भी मैंने बताया कि चाहे वो ट्रांजैक्शनरी कैश हो वो भी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, प्रिकॉशनरी कैश हो वो भी आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रेंड्स, मैंने दोनों के लिए लिखा है, सिंबॉलिकली तो लिखा कि LT इज़ द फंक्शन ऑफ Y और LP इज़ द फंक्शन ऑफ Y, दोनों इनकम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन बोथ आर इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब हम ट्रांजैक्शनरी के लिए खर्चा करते हैं, जब हम मैं प्रिकॉशनरी के लिए थोड़ा साइड करती हूँ, तो आई लीस्ट बॉदर अबाउट इंटरेस्ट, यानी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में इंटरेस्ट कुछ भी हो, जो मुझे खर्चा करना है, जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, जो मुझे रॉ मटेरियल पे खर्चा करना है, जो मुझे वर्किंग कैपिटल पे खर्चा करना है, वो तो मैं करूँगी, वो मुझे करना ही है। आई एम बाउंड टू डू दैट। यानी ट्रांजैक्शनरी मोटिव और आपका प्रिकॉशनरी मोटिव जो इनकम पे डिपेंडेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्टेड नहीं होता है।
उसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट इन इलास्टिक, यानी उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी इंटरेस्ट इन इलास्टिक। बहुत बार ये यूनिवर्सिटी में ब्लैंक आता है कि जो हमारा ट्रांजैक्शनरी मोटिव है या प्रिकॉशनरी मोटिव है, इट इज़ डैश इंटरेस्ट इलास्टिक कि इंटरेस्ट इन इलास्टिक, इंटरेस्ट इन इलास्टिक, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खर्चा करना है मतलब करना है। अगर मुझे फ्रूट्स पे, वेजिटेबल पे, मिल्क पे खर्चा करना है, यानी आई लीस्ट बॉदर, मुझे केयर नहीं करना है अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं खाना पीना थोड़ी छोड़ दूंगी, वो तो हमें करना ही है फ्रेंड्स। तो इसके लिए प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शनरी मोटिव का इंटरेस्ट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी इंटरेस्ट उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इसके लिए हमने क्या कहा, इंटरेस्ट इन इलास्टिक। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थे फर्स्ट, खाली मैंने बताया एक्टिव कैश बैलेंस, दैट इज ट्रांजैक्शनरी मोटिव, और दूसरा मैंने बताया प्रिकॉशनरी मोटिव। अब इसको जेएम कीन्स ने एक फॉर्मूला में फिर से एक और सिंबॉलिकली बताया कि एक्टिव कैश बैलेंस में हमने दो देखा, एक था हमने देखा ट्रांजैक्शन और दूसरा था प्रिकॉशन। अब हम ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन को ऐड करते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस भी रेगुलर हो रही है और अपनी इनकम का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं प्रिकॉशनरी भी साइड करती जा रही हूँ। जब मैं ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉशनरी कैश को ऐड कर रही हूँ, टोटल कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, L1 यानी लिक्विडिटी 1। ये है मेरा आइडल कैश बैलेंस जो है L1, और जो मेरा आइडल कैश बैलेंस रहेगा वो रहेगा L2। मेरा जो एक्टिव कैश बैलेंस था वो L1 और जो आइडल कैश बैलेंस रहेगा वो L2। तो हमारा फ़िलहाल रेडी हो गया फर्स्ट लिक्विडिटी, जो एक्टिव कैश बैलेंस है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव को फ्रेंड्स ऐड कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन यानी LT और प्रिकॉशनरी यानी LP, दोनों को मिक्स किया तो क्या मिला, L1। अच्छा, अब इन एक्टिव कैश बैलेंस को हम दिखा रहे हैं डायग्राम में कि ये जो हमारा एक्टिव कैश बैलेंस है वो हमारी इकोनॉमी में जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, हम ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी करते हैं और ज़्यादा प्रिकॉशनरी भी हम अमाउंट साइड कर देते हैं। तो यही हमें दिखाना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। पहले L का फॉर्मेट Y O X, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया, हमारी इनकम। अगर मैं हाउस होल्ड हूँ तो यानी कॉमन पब्लिक, कॉमन पीपल, तो इनकम। और अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, फर्म हूँ, तो मेरा टोटल इनकम यानी कितना मुझे वहाँ से सेल प्रोसीड मिल रहा है। और यहाँ वाई पे डिमांड फॉर मनी, कि मैं मनी कितना डिमांड कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, अच्छा ये जो आपका डायग्राम है इट इज़ स्लोपिंग अपवर्ड। क्यों? क्योंकि अगर मेरी इनकम ओ वाई है तो मेरी डिमांड भी ओ डी है। इनकम मेरी ओ वाई है तो डिमांड मेरी ओ डी है। जैसे ही इनकम बढ़ी, अगर मेरी इनकम 40,000 से 50,000 हो गई तो मेरी ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाएगी। अगर एज अ बिजनेसमैन मेरी इनकम 10 लाख से 12 लाख हो गई तो भी मेरी ट्रांजैक्शंस जो है वो बढ़ जाएंगी। तो बट नेचुरल जैसे ही इनकम बढ़ा ओ वाई से ओ वाई 1, तो आपकी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ जाएगी, ओ डी से ओ डी 1। तो ये मैंने देखो डॉटेड में दिखाया है। जब हम डॉटेड में दिखाते हैं तो ये क्या दिखाते हैं, चेंजेस, बदलाव। तो पहले ओरिजिनली हम इस पॉइंट पे थे, ओ वाई इनकम था तो ओ डी इज़ द डिमांड फॉर मनी। जैसे ही इनकम बढ़ी ओ वाई 1, डिमांड भी बढ़ गई ओ डी 1। तो हमारा जो ये L1 था यानी लिक्विडिटी 1, क्या कहते हैं इसको, एक्टिव कैश बैलेंस। ये जो एक्टिव कैश बैलेंस है दैट इज़ L1, किसको मिला के बना, लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन और लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशन, दोनों को ऐड किया। लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन प्लस लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशन, दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला, L1।
दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव कैश बैलेंस। नाउ ये एक्टिव कैश बैलेंस जो हमने ड्रॉ किया स्लोपिंग अपवर्ड, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हमेशा कहा, एक बार हमने समझ लिया तो हमें आसानी से, बहुत इजी है, हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। और जो स्पेशली मैंने अपने नोट्स में पॉइंट्स में, हमेशा मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ। जब हम पॉइंट्स में पढ़ते हैं ना तो ईजिली 1 बाय 1 पॉइंट क्लियर होती। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ हर एक कॉन्सेप्ट हो, थियरी हो, बहुत ईजी है। वंस यू अंडरस्टूड इट, समझ में आया, एक बार समझ लिया, बस फिर तो हम आसानी से लिख लेते हैं, बहुत इजी है। तो ऑन एक्स एक्सिस क्या दिखाया फ्रेंड्स? इनकम। वाई एक्सिस क्या दिखाया? डिमांड फॉर मनी। ओके, अच्छा, L1 क्या है? एक्टिव कैश बैलेंस कर्व। L1 क्या है? एक्टिव कैश बैलेंस कर्व, स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट शोज, क्या दिखाता है? थर्ड पॉइंट, इट शोज एज इनकम इंक्रीज फ्रॉम OY to OY1, then demand for money यानी डिमांड फॉर कैश इंक्रीज फ्रॉम OD to OD1, क्योंकि डिमांड बढ़ी तो मैंने देखो अल्फ़ाबेट भी क्या यूज़ किया? D। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी फ्रॉम OY to OY1, द डिमांड फॉर मनी इंक्रीज फ्रॉम OD to OD1। डन, सक्सेस। तो यहाँ तक हमने क्या एक्सप्लेन किया? सिर्फ फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज एक्टिव कैश बैलेंस यानी L1। किससे बना है? दो पार्ट से। एक ट्रांजैक्शनरी मोटिव जो फिर से दो पार्ट से बना है, दैट इज इनकम मोटिव यानी इनकम मोटिव मीन्स पीपल डिमांड कैश टू मीट देयर डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ देयर लाइफ, जो डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पे, टाइम इंटरवल पे, प्राइस लेवल पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। बस 2-3 पॉइंट लिखा, एक्सेट्रा। सिमिलरली बिजनेस मोटिव है जिसमें बिजनेसमैन को कैश की ज़रूरत पड़ती है टू मीट विद द डेली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। वो भी डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंड टाइम गैप बिटवीन टू इनकम लेवल। ना इसको हमने दिखाया कि LT हो या LP हो, बोथ आर फंक्शन ऑफ वाई, यानी दोनों डिपेंड करते हैं इनकम पे। इनकम ज़्यादा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा, इनकम ज़्यादा तो प्रिकॉशनरी मनी की ज़रूरत भी ज़्यादा, और जो हमने दिखाया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो हमने दिखाया L1 क्या है? एक्टिव कैश बैलेंस को sloping upward from left to right. As income increase from OY to OY1, the demand for money increase from OD to OD1. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने पूरा किया सिर्फ एक्टिव कैश बैलेंस। अब हम बढ़ रहे हैं आइडल कैश बैलेंस। आइडल कैश बैलेंस जिसको मैंने पहले ही हिंट दे दिया कि अगर एक्टिव कैश बैलेंस अगर मैं L1 ले रही हूँ तो आइडल कैश बैलेंस क्या है? L2। ओके, अच्छा, इसमें मैंने थर्ड मोटिव लिखा है क्योंकि दो मोटिव्स आर क्लियर। एक है ट्रांजैक्शनरी मोटिव, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब ये स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है? जब हम कहते हैं स्पेकुलेशन यानी हम चाहते हैं कि हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा के दे, यानी हम पैसा रख रहे हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट, यानी हम इन्वेस्ट करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो पीपल डिज़ायर टू होल्ड द मोर एंड मोर कैश विथ देम एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जो स्पेकुलेटिव मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव में हमेशा क्या होता है कि ऑलवेज द पीपल दे विल हैव द डिज़ायर टू होल्ड द मनी टू इन्वेस्ट एट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी मैं मैनिपुलेशन कर रही हूँ, मैं स्पेकुलेशन कर रही हूँ, मैंने पैसा संभाल के रखा, यहाँ मैंने पैसा संभाल के रखा, दिस इज़ द आइडल मनी। यानी यहाँ पे हमारे मनी का कौन सा फंक्शन चल रहा है फ्रेंड्स? स्टोर वैल्यू।
मैंने पैसे को साइड करके रखा है, अलग करके रखा है, स्टोर करके रखा है। क्यों? ताकि व्हेन आई विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी आई विल इन्वेस्ट इट। मैं इन्वेस्ट करूंगी। कब इन्वेस्ट करूंगी? व्हेन आई विल गेट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये मेरे स्टोर वैल्यू के पर्पस को सेटिस्फाई करता है। पहला जो एक्टिव कैश बैलेंस था, यहाँ पे मैं मनी को किसके लिए यूज़ कर रही थी? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे मेरा जो दूसरा मकसद था, जो अराइविंग फिशर ने भी कहा था कि मनी का दूसरा पर्पस क्या है? स्टोर वैल्यू। लेकिन यहाँ पे केन्सियन ने उस स्टोर वैल्यू को एक नए एंगल को दे दिया, और ये सच में होता है। हम थोड़ा पैसा आइडल साइड करके रखते हैं। जब भी कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई नया स्कीम आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिला, कोई म्यूचुअल फंड्स का स्कीम आया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड्स आ गए, इक्विटीज़ में अच्छा हमको स्कोप मिल गया, तो ऐसे हम सिक्योरिटीज़ में, इक्विटीज़ में हम ज़्यादा डील करते हैं। और यहाँ पे हमारा मोटिव कैसा होता है फ्रेंड्स? स्पेकुलेट। जहाँ मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, जहाँ से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। यानी आई एम ऑलवेज कीप इन माई माइंड कि जब भी मुझे अच्छा मौका मिलेगा आई विल ग्रैब इट। मैं इसका मौका का फ़ायदा उठा लूँगी। और इसके लिए इसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। हमारा दिमाग ना स्पेकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाता है। तो ये स्पेकुलेटिव मोटिव, जब हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव, तो सिम्बॉलिकली क्या कहते हैं? L2 यानी इट इज़ द फंक्शन ऑफ R। यानी हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मेन मोटिव हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिला, चलो इन्वेस्ट करो। भले हमारे पास कैश कम होगा ना, चलेगा, लेकिन मैंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया। अब हम इसका डायग्राम देखो। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शनरी मोटिव का, यानी एक्टिव कैश बैलेंस जो ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉशनरी था, उसका डायग्राम आपको दिखा दिया। अब मैं दिखा रही हूँ स्पेकुलेटिव जो मोटिव है, इसका डायग्राम हम किस तरह से डील करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये भी हम देख लें कि किस तरह से इस डायग्राम को हम डील करते हैं ना। जो स्पेकुलेटिव मोटिव है, जो हम स्पेशली डिपेंड करते हैं ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इसको हम दिखाने की कोशिश करें ना। फिर से हम कहेंगे, इस पे मैंने एक पहले एल का फॉर्मेट ले लिया। ओके, ये एल का फॉर्मेट, और हमारा अभी मेन पर्पस क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो वाई एक्सिस पे आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और यहाँ पे हमारा मेन डिमांड फॉर मनी। ओके, नाउ अब जब हम बात कर रहे हैं आइडल कैश बैलेंस, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आइडल कैश बैलेंस की, तो इस आइडल कैश बैलेंस में हम बात कर रहे हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। इस स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या होता है? हमने क्या कहा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, तो आई विल डिमांड लेस कैश। मैं अपने पास कम पैसा होगा, चलेगा, मतलब थोड़ा भी हम खाएंगे लेकिन इन्वेस्ट करेंगे, जैसा तैसा रूखा सूखा निकालेंगे लेकिन इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, मेरे पास डिमांड फॉर मनी कम। लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो मैं अपने पास ज़्यादा डिमांड फॉर मनी रखूँगी। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी के बीच में कौन सा रिलेशन है फ्रेंड्स? इनवर्स। दैट इज़ वाई हमारा जो L2 कर्व है, दैट इज़ L2, ये कर्व है। अब इसको हम कहते हैं L2 कर्व, यानी इसका दूसरा नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है जो स्लोपिंग डाउनवर्ड। नाउ सपोज, अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, सपोज हमारा OR रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमारा डिमांड फॉर मनी OM है। ओके, डिमांड फॉर मनी OM है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, सपोज चेंजेस देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ OR1, तो मैंने क्या किया? डिमांड फॉर मनी बढ़ा दिया। रेट कम हो गया ना, तो क्यों इन्वेस्ट करूं? मैंने अपने पास कैश ज़्यादा रखना पसंद किया। पहले मैं इक्विलिब्रियम लेवल पे थी, अब दूसरा नया इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ मिल गया। ओके, और सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, सपोज और रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया R2,
तो देखो मैंने कितना अपने पास कैश रखना पसंद किया, M2, यानी यहाँ मैं एक दूसरी लेवल पे भी पहुँच गई। ऐसे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते होते हम जहाँ सपोज ऐसे आपका डायग्राम एकदम इलास्टिक हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक, तो पता है यहाँ हमें मिलता है एक T लेवल। T यानी लिक्विडिटी ट्रैप। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स? T हो जाता है, T यानी लिक्विडिटी ट्रैप। हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम कम हो जाता है तो उस समय हमारा डिमांड फॉर मनी ज़्यादा हो जाता है। हम चाहते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है तो बेटर वी विल एंजॉय प्रेजेंट कंजम्पशन, क्योंकि फ्यूचर तो देखो वैसे भी अनसर्टन है, फ्यूचर तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ, अगर मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है OR, तो मैंने अपना डिमांड फॉर मनी जैसे तैसे मन को समझा लिया कि चलो ठीक है इन्वेस्ट कर लेते। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा था, मुझे ऑफ़र अच्छा मिल रहा था, तो मैंने डिमांड फॉर मनी किया कम, चलाया जैसे तैसे का। लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगा मैंने डिमांड फॉर मनी ज़्यादा किया, OM1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, मेरे डिमांड फॉर मनी ज़्यादा हो गया। तो यही हमें दिखाई देता है कहाँ? स्पेकुलेटिव। देखो हम स्पेकुलेटिव हो गए, मैनिपुलेटिव हो गए, तो ये हमें स्पेकुलेटिव मोटिव में दिखता है। इससे स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या होता है, ये जो हमारा L2 है, इट इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक। क्या दिखा हमें? इंटरेस्ट इलास्टिक। देखो इंटरेस्ट आपका बदला तो डिमांड फॉर मनी बदला कि नहीं बदला? बदला। तो इंटरेस्ट हमारे डिमांड फॉर मनी को बदलता है, चेंज करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट इलास्टिक। हम उसे इंटरेस्ट इलास्टिक कहते हैं। तो अब बस समझ लिया, डायग्राम आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन भी पॉइंट्स में। तो देखो एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है? डिमांड फॉर मनी। वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये L2 कर्व जो है क्या है? ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। L2 इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या दिखाता है ये? इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी। ये क्या दिखाता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी। या समझो ऐसे नहीं भी लिखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 1, एक्स एक्सिस पे डिमांड फॉर मनी, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर शोन। L2 इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, sloping downward from left to right. Third point, when the rate of interest fall from OR to OR1 and OR2, जैसे rate of interest कम हुआ, people demand more money from OM to OM1 and OM2. जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ यानी OR से OR1 पे और OR2 पे, तो लोगों ने ज़्यादा डिमांड फॉर मनी किया OM से OM1 और OM2। क्लियर फ्रेंड्स? ये था एक एक्टिव कैश बैलेंस और आइडल कैश बैलेंस। अब इनको हमने समझा दिया अलग अलग। अब आता है मेन पॉइंट, दैट इज टोटल डिमांड फॉर मनी। अब हमें क्या दिखाना है? टोटल डिमांड फॉर मनी। अब हमें वो दिखाना है कि टोटल डिमांड फॉर मनी क्या होता है इकोनॉमी में। अब टोटल डिमांड फॉर मनी यानी सब आपके सब डिमांड आ जाते हैं। सब डिमांड यानी डिमांड फॉर मनी जो एक्टिव भी था और डिमांड फॉर मनी जो आइडल भी था। जब हम टोटल ऐड करते हैं तो लेट्स सी किस तरह से हमें टोटल डिमांड फॉर मनी दिखाई देता है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन। लास्ट पार्ट है इस थियरी का जो J.M. कीन्स ने हमें एक्सप्लेन करके बताया। ओके, जब हम कहते हैं टोटल डिमांड फॉर मनी, तो टोटल डिमांड फॉर मनी में हमारा एक्टिव कैश बैलेंस प्लस हमारा आइडल कैश बैलेंस दोनों ऐड होगा। ओके, तो यानी L1 और L2 दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉमन L का। देखिए कैसे दिखाई देता है। ओके, L2 मिल गया और हमारे पास L1 भी है। L1 भी निकालेंगे, L2 भी निकालेंगे और L3 भी निकालेंगे। तो हम उसको लेंगे पहला फिगर A। ओके,
जब हम कहते हैं फिगर ए, तो फिगर ए में हम दिखाएंगे एक्टिव कैश बैलेंस। ओके, फिर लेके आते हैं फिगर बी। फिगर बी में हम क्या दिखाएंगे? आइडल कैश बैलेंस। ओके, देन हम दिखाएंगे फिगर सी। फिगर सी में टोटल, मेन हमारा थियरी क्या था? टोटल डिमांड फॉर मनी। तो हम दिखाएंगे टोटल डिमांड फॉर मनी, जिसमें हम क्या दिखाएंगे? ए प्लस बी, यानी ए फिगर और बी फिगर का मर्जर हम दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, अब हम क्या दिखाएंगे? 3 डायग्राम। पहला फिगर ए, वाई ओ एक्स, उसी लेवल पे। दूसरा डायग्राम फिगर बी, उसी लेवल पे। तीसरा डायग्राम फिगर सी। ओके, हमने तीनों दिखाया, वाई ओ एक्स, ये भी है वाई ओ एक्स। नाउ ये जो पूरा एक्स एक्सिस है, पूरा जो एक्स एक्सिस है, इस पूरे एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे? डिमांड फॉर मनी, यानी टोटल डिमांड। हाँ, पूरा टोटल डिमांड, ये पूरा आपको टोटल डिमांड दिखाएगा। ओके, और इस वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे फ्रेंड्स? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, पहला हम दिखाएंगे एक्टिव कैश बैलेंस। जो हमारा एक्टिव कैश बैलेंस है, हमने क्या बोला? एक्टिव कैश बैलेंस हमने देखा, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट पड़ता है उसको? हमारा जो एक्टिव कैश बैलेंस है उसको हमने कहा इंटरेस्ट इन इलास्टिक, उसको कुछ इंटरेस्ट से लेना देना ही नहीं। यानी वॉल्यूम जो है हमारा ट्रांजैक्शन का फिक्स है। अगर वॉल्यूम ट्रांजैक्शन का फिक्स है, यानी हमारा जो एक्टिव कैश, सपोज दिस इज द डिमांड फॉर मनी, ये डिमांड फॉर मनी है, दैट इज L1 जो हमें मिला। इट इज द फंक्शन ऑफ y, ये y का फंक्शन है, क्योंकि जो L1 था जिसमें हमने कहा ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी दोनों, इसमें वॉल्यूम ऑफ m मुझे चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज OR1 है तो भी मुझे OM कैश चाहिए। अगर वो सपोज रिड्यूस भी हुआ OR2 तो भी मुझे OM कैश चाहिए। यानी आपका ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन इससे अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारा L1 था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने क्लियर किया, क्योंकि वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। आपका इंटरेस्ट ऊपर हो नीचे हो, हमें फूड चाहिए, हमें क्लोथिंग चाहिए, हमें ग्रोसरी वाले को बिल देना है, या सपो रेंट भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, हाउस टैक्स भरना है, मोबाइल का रिचार्ज करना है, वाईफाई का रिचार्ज करना है, DTH का करना है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। या सपोज आई एम अ बिजनेसमैन, तो मुझे प्रोडक्शन करनी है, मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, मुझे वेजेस को, लेबर को वेजेस देना है, या सपोज मुझे लूज टोल्स चाहिए, वो मुझे चाहिए, या मशीनरी को जो है रिपेयर कराना है, मेंटेनेंस करना है, सर्विस करना है, वो करना है, पावर है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो चार्जेस भरने हैं, तो ये मुझे करना है। तो एनी हाउ इसको मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ अफेक्टेड रहेगा का फ्रेंड्स? नो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए जो L1 है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, यानी वो क्या रहेगा? वर्टिकल दिखाई देगा। ये फिगर A में अभी रेस्पॉन्ड दिखाया। अच्छा, अब चलते हैं फिगर B में। अब ये आइडल कैश बैलेंस है जो हमारा सेकंड पार्ट था। अब हमको इस आइडल कैश बैलेंस को हमने कैसा देखा? स्पेकुलेटिव यानी L2, क्योंकि एक्टिव कैश बैलेंस यानी L1, ओके, और आइडल कैश बैलेंस यानी L2। और अभी हमने L2 कैसे देखा? अभी हमने किया कि ये L2 कब है? L2 यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, ओके, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व।
अब इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो मैं सेम लेके आ रही हूँ इधर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज R1, मैं सेम लेके आया R1, तो इस R1 पे हमारा अमाउंट ऑफ मनी M था, लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ R2, तो देखो इस R2 पे जैसे कैश कम हुआ तो आपका मनी का आपका डिमांड बढ़ गया। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो आपने ज़्यादा अमाउंट डिमांड जो है वो मनी की कर ली। क्यों? क्योंकि ये आपका किससे रिलेटेड है? क्योंकि L2 जो है, L2 का जो है इट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्टेड होता है, ये अफेक्टेड होता है क्योंकि ये इनकम रेट इलास्टिक है, ये इंटरेस्ट रेट से अफेक्टेड होता है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा तो मैंने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया और डिमांड फॉर कैश कम रखा। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ मैंने ज़्यादा मनी को डिमांड किया। फ्रेंड्स क्लियर आ रही है बात समझ में? जब हम कह रहे हैं आइडल कैश बैलेंस, आइडल, तो हम आइडल में क्या कर रहे थे? आइडल में पैसा मैंने साइड करके रखा था, जैसे ही मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला मैंने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, चलो हम इंजॉय कर देते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, लिक्विड कैश साइड करके फिर रख दिया। लेकिन ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं होता है, प्रिकॉशन में ऐसा नहीं होता है। ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मनी का हमारा इनकम पे डिपेंडेंस होता है, जबकि हमने L2 देखा, इट इज़ द फंक्शन ऑफ R, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अफेक्टेड होती है। अब है L1 और L2 का मर्जर, यानी टोटल डिमांड फॉर मनी। जब हम बोलते हैं A प्लस बी यानी एक्टिव कैश प्लस आइडल कैश, दोनों कैश मिलेंगे, A प्लस बी का दोनों। तो ये एक्टिव जो हमारा ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, और ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी अफेक्टेड है, तो दोनों का रिफ्लेक्शन आएगा। यानी ये जो हमारा टोटल डिमांड फॉर मनी है वो कैसे जाएगा? शुरुआत यहीं से ही होगी, यहाँ से ही होगी, जैसे पैरेलल था, उसके बाद चलते चलते पैरेलल चलते चलते फिर मुड़ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एल कर्व। ये है एल कर्व। इस एल कर्व में हम क्या दिखाते हैं कि दिस इज़ द एल कर्व जो हमने दिखाया। इट इज़ द एल कर्व यानी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ L1 प्लस L2, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ L1 और L2, और प्लस ये क्या है, L जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ, दोनों का फंक्शन दिखा रहा है, पहले Y का और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का, पहले Y का और बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट का, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी का एक्चुअल इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप देखो जब हम कमाते हैं तो हम अपनी कमाई का एक हिस्सा ट्रांजैक्शन में भी खर्चा करते हैं, हम उसका एक हिस्सा प्रिकॉशन के लिए भी साइड करके रखते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा पैसा हम स्पेकुलेशन के लिए भी साइड करके रखते हैं। यानी टोटल डिमांड फॉर मनी में तीनों मोटिव्स आ गए, यानी हमारा ट्रांजैक्शनरी मोटिव भी आया, प्रिकॉशनरी मोटिव भी आया और स्पेकुलेटिव भी आया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में थोड़ा रहता है कि कभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, खास करके सिक्योरिटीज़ में, खास करके अच्छे स्टॉक में, तो हम या बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में तो इन्वेस्ट करेंगे, हमको लगता है उसमें हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो स्पेकुलेटिव माइंड को थोड़ा शफल कर देता है। इसके लिए हमने क्या निकाला, एल कर्व। इस एल कर्व में हमारा क्या दिखा, L1 में कॉम्बिनेशन किसका दिखा, L1 का प्लस L2 का। ये दोनों डायग्राम को हमने क्या दिखाया, ऐड किया, L1 प्लस L2, तो क्या मिला, कॉमन लिक्विड कर्व। दिस इज द टोटल डिमांड फॉर मनी। हम कितना टोटल डिमांड करते हैं, उसमें हम ट्रांजैक्शन का भी डिमांड करते हैं, प्रिकॉशन का भी डिमांड करते हैं, और स्पेकुलेटिव मनी भी चाहिए, सबके लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। सो एनी हाउ वी डिमांड द मनी टू सेटिस्फाई आवर मोटिव्स। तो उसमें हमने क्या दिखाया, जिसमें टोटल डिमांड फॉर मनी में A फिगर जिसमें एक्टिव कैश बैलेंस और B फिगर जिसमें आइडल कैश बैलेंस था, दोनों को मिलाया।
एक्टिव प्लस आइडल, दोनों को मिला है। तो क्या मिला? L1 प्लस L2, यानी इसमें इनकम का भी इफेक्ट आया, जो ये काफ़ी वर्टिकल पोजीशन था, और स्लोपिंग डाउनवर्ड ये भी दिखा। तो दोनों का इफेक्ट जो है वो हमें इस टोटल एल कर्व में दिखा। तो ये है टोटल डिमांड फॉर मनी। अब इसका एक्सप्लेनेशन फ्रेंड, लास्ट पार्ट इस थियरी का, वेरी इजी। हमने क्या दिखाया? इन फिगर ए हमने क्या दिखाया? दिस इज L1 यानी एक्टिव कैश बैलेंस। In figure we show the active cash balance with the help of L1 curve, which shows a vertical slope. क्यों vertical slope? Because it is not affected by rate of interest. क्योंकि वो rate of interest से affected होता ही नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका rate of interest higher है R1 than to transaction or OM, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो गया तो भी हमारा ट्रांजैक्शंस जो है वो OM लेवल पे है, क्योंकि खाना पीना थोड़ा ही कम करेंगे फ्रेंड्स, या हम प्रिकॉशनरी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो वो हमारा कॉमन चलता रहेगा, मार्केट में कुछ भी होता रहे, लेकिन हमारा अमाउंट ऑफ मनी जो हमने L1 किसके लिए था? L1 था लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन और लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशन, दोनों के लिए था। तो वो L1 हमारा कॉमन रहेगा, इट विल बी ऑलवेज डिसाइडेड एट दिस लेवल OM1, दैट इज व्हाई इट टुक द वर्टिकल स्लोप। क्लियर फ्रेंड्स? सक्सेस। सेकंड हमने क्या देखा? L2 यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस का। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कैसे मिला? स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट। क्यों? यहाँ प्योरली वी आर अट्रैक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा तो चलो हमारा इन्वेस्ट हो गया, डिमांड फॉर मनी इज लेस। लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो डिमांड फॉर मनी इज मोर, और हमने अपने पास डिमांड ज़्यादा किया। अब इन दोनों का मर्जर, वो हमें क्या मिला? टोटल डिमांड फॉर मनी, दैट इज एक्टिव प्लस आइडल कैश बैलेंस, जिसमें L को L1 प्लस L2 जो दोनों का फंक्शन दिखाता है, Y और R का इफेक्ट दिखाता है, एंड दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। वो पहले वर्टिकल पोजीशन और बाद में स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो इस तरह से हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट J.M. कीन्स ने हमें जो डिमांड फॉर मनी का अप्रोच है, सोच है, बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिस्टमेटिकली हमें एक्सप्लेन भी किया, और ये सच में होता है। इसके लिए मैंने कहा था इट इज़ अ वेरी इजी थियरी, और उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे हमेशा ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर डिमांडेड होता है, स्पेशली फ्रॉम दिस चैप्टर, कि व्हाट इज़ केन्सियंस अप्रोच टुवर्ड्स डिमांड फॉर मनी। तो देखा कितना इजीली हमने एक्सप्लेन कर दिया, खाली आपको ये समझना है, बाकी डायग्राम्स तो ड्रॉ करना है आपको। मेरे साथ आप थोड़ा थोड़ा ड्रॉ भी कर लिया करो, तो आपके लिए ये थियरी मोस्ट इजी थियरी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड ऑन माई नोट्स। यस फ्रेंड्स, इफ़ you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.